सोचो अगर कल सुबह आप उठते हो और आपके फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब एक साथ गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसा होगा जैसे आपकी दुनिया थम गई हो। नेपाल में अभी एग्जैक्टली यही हुआ और देखते ही देखते ये बैन एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसमें पूरा देश जल गया। जब 4 सितंबर 2025 को ओली गवर्नमेंट एक दिन में 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, स्नैपचैट सब पर ताला लग गया, तो नेपाल में सरकार के खिलाफ घमासान युद्ध छिड़ गया। नेपाल की सड़कों पर खून की धार बहने लगी, गोलियों की गूंज सुनाई दी और ओली सरकार की कुर्सी तक हिला दी गई। सरकार में बैठे लोगों के महल जला दिए गए। अभी भी हालत कंट्रोल में नहीं है, पर यह बवाल हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से पूरा देश सड़कों पर आ गया? क्या ये बैन सिर्फ एक एक्सक्यूज था जिसमें सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती थी? क्या ओली गवर्नमेंट को पता था कि देश बेरोजगारी, करप्शन और गिरती इकोनॉमी से उबल रहा है, इसलिए आवाज को दबाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट बनाया? या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या लोगों का वायलेंट प्रोटेस्ट जस्टिफाइड था? पार्लियामेंट पर हमला करना, पुलिस से टकरा जाना और सड़कों पर आग लगाना, क्या ये सही तरीका था या फिर ये डेस्परेशन का नतीजा था? जब सिस्टम इतना इंसेंसिटिव हो जाता है कि आवाज को सुनने के बजाय गोली से जवाब देता है, तो क्या लोगों के पास और कोई ऑप्शन बचा भी था? आज की वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरी समस्या की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 25 अगस्त 2025 को। नेपाल सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया कि देश के अंदर चलने वाले हर सोशल मीडिया ऐप को एक हफ्ते के अंदर रजिस्टर करना होगा। हर कंपनी को नेपाल में अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा और अगर मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज का इशू हो तो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना होगा। पेपर पे देखा जाए तो डिमांड बुरा नहीं था। आखिर इंडिया जैसे देश में भी ट्विटर और मेटा अपने ऑफिसेज खोल चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी होना भी जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम थी टाइमिंग की। सिर्फ 7 दिन के अंदर कंप्लायंस इम्पॉसिबल था और जब 4 सितंबर को ओली गवर्नमेंट ने एक झटके में 26 ऐप्स पर ताला लगा दिया तो लोग समझ गए कि ये सिर्फ कंप्लायंस इशू नहीं, सेंसरशिप है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब अमेरिकन ऐप्स पर बैन लगा तब भी टिकटॉक ओपन रहा। मतलब जो ऐप्स चाइना के इन्फ्लुएंस में थे वो सेफ थे, लेकिन जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में थे उनको हटा दिया गया। इस चीज ने आग में घी का काम किया, क्योंकि नेपाल के युद्ध को लगा कि उनकी आवाज बंद करने के पीछे करप्शन और जियोपॉलिटिक्स दोनों मिले हुए हैं। 7 सितंबर को पुलिस ने सोचा कि कुछ लाठियां चलाकर भीड़ को भगा देंगे, लेकिन उल्टा हो गया। पुलिस की ब्रुटैलिटी के वीडियोस ऑनलाइन रुक नहीं सके। लोग वीपीएन और ऑफलाइन रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर करने लगे। बच्चों को पीटा जा रहा था। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर टीयर गैस के शेल्स छोड़े गए। ये तस्वीरें और वीडियो एक चिंगारी बन गई। 8 सितंबर का दिन सबसे खतरनाक साबित हुआ। 8 सितंबर को काठमांडू में जो हाल हुआ वो किसी सिविल वॉर से कम नहीं था। काठमांडू की सड़कों पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। स्कूल बैग्स पहने हुए बच्चे भीड़ में थे। पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाए, फिर रबर बुलेट्स, लेकिन जब भीड़ रुकी नहीं तो गोलियां चल गई। सिर्फ एक दिन में 19 जवान मारे गए, जिसमें 17 काठमांडू में और 2 दूसरे शहरों में थे। सड़कों पर खून की धार बह रही थी। एक लड़के का खून से भीगा हुआ जूता कैमरे में कैप्चर हुआ और वो तस्वीर पूरे साउथ एशिया में वायरल हो गई। ये तस्वीर एक सिंबल बन गई कि नेपाल का लोकतंत्र खून से भीग चुका है। तो उसी रात हुआ ये कि काठमांडू की सड़कों पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर भीड़ और भी एग्रेसिव हो गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, कुछ जगह आग लगा दी गई। एक आदमी फौज के सामने आकर चिल्लाया, मार लो अगर हिम्मत है, मैं चुप नहीं रहूंगा। ये आवाज एक ऐसे रेवोल्यूशन की पहचान थी जिसमें लोग अपनी जान से खेल रहे थे। 9 सितंबर को मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। पोखरा, बुतवाल, भरतपुर, इटाहारी, दमक, हर जगह कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर उतर गए। आर्म्ड व्हीकल के सामने जवान लेट गए। वुमेन और एल्डरली लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। ओली सरकार ने इंटरनेट बंद किया, मीडिया पर प्रेशर डाला, लेकिन क्राउड रुकने को तैयार नहीं था। पुलिस के पास गोलियां खत्म हो रही थी और भीड़ के पास जज्बा बढ़ता जा रहा था।
10 सितंबर तक मिनिस्टर्स ने एक एक करके रिजाइन देना शुरू कर दिया। कुछ तो मुल्क छोड़कर भाग गए। ओली खुद घिरे हुए थे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, लेकिन तब तक देश खून और आंसुओं से भीग चुका था। लेकिन इन सब की नौबत आई क्यों? पहली बात तो यह है कि नेपाल में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। वहां के यूथ के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर आवाज का मंच है। उनके लिए वही जगह थी जहां वो करप्शन के खिलाफ बोल सकते थे, नेताओं से सवाल कर सकते थे और अपने फ्यूचर के लिए एक यूनाइटेड आवाज बना सकते थे। जब ओली सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया पर ताला लगाया तो लोगों को लगा कि उनका गला दबाया जा रहा है। इसलिए यह प्रोटेस्ट किसी ऐप के बैन होने का गुस्सा नहीं था, यह आजादी के खिलाफ वॉर का जवाब था। लेकिन जब हम थोड़ा डीप एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि यह बैन सिर्फ एक चिंगारी थी। इस आग की असली वजह कुछ और ही थी। नेपाल में बेरोजगारी अपने पीक पर है। रोज 2000 लोग मुल्क छोड़कर गल्फ और इंडिया जा रहे हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। महंगाई आसमान छू रही है। करप्शन का हाल ऐसा है कि मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन रिजॉर्ट्स में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, जबकि देश के गांव में बच्चे अनपढ़ और भूखे सो रहे हैं। और जब उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो लोगों के गुस्से को एक नई भाषा मिलती है। अब सोचो, उसी सोशल मीडिया को अगर एक दिन सरकार बंद कर दे तो जनता को कैसा लगेगा? ये प्रोटेस्ट असल में उन सालों का गुस्सा था जो करप्शन और नाइंसाफी से भरा था। ऊपर से पीएम ओली ने खुद कहा था कि अगर कुछ लोगों का बिजनेस सोशल मीडिया पे चल रहा था तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2-4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या? ये लाइन ही जनता के लिए और इंसल्ट बन गई, क्योंकि ये सिर्फ 2-4 लोग नहीं थे, ये लाखों छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स थे जिनका करियर सोशल मीडिया पे डिपेंड करता था। अब तीसरा एंगल समझिए। कई रिपोर्ट्स कह रही थी कि ओली गवर्नमेंट टिकटॉक के इन्फ्लुएंस में थी। कहीं ना कहीं चाइना का प्रेशर में आकर उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था ताकि टिकटॉक नेपाल का डोमिनेंट ऐप बन जाए। अगर ये सच है तो इसका मतलब था कि नेपाल की सरकार अपने ही यूथ को एक फॉरेन पावर के हाथ बेच रही थी और इसी वजह से प्रोटेस्ट को और भी ज़्यादा लेजिटिमेसी मिल गई। यूथ ने समझा कि उनकी आवाज़ सिर्फ डोमेस्टिक करप्शन से नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के शिकंजे में बंद की जा रही है। लेकिन जब एक पूरी जनरेशन को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं, उनके सवालों का जवाब सिर्फ लाठी, टीयर गैस और गोली है, तो फिर वो मजबूर होते हैं अपनी आवाज़ खून से लिखने के लिए। यही हुआ नेपाल में। बच्चों तक को गोली मार दी गई। जब एक स्कूल बैग पहना लड़का सड़क पर गोली खाकर गिर गया तो वो तस्वीर सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दे गई। अब देखिए, ये तो तय है कि नेपाल के सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे डीप स्टेट का रोल बता रहे हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि ये डीप स्टेट है क्या। ये एक सीक्रेटिव नेटवर्क है जो गवर्नमेंट्स बनाता बदलता है और इंश्योर करता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट हार्म ना हो। अब इस रीजन में जो हो रहा है उसके पैटर्न को समझिए। पिछले कुछ सालों में एशिया के अलग अलग देशों में एक ही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट बना और शेख हसीना की सरकार गिर गई। उसी तरह श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान वहां भी सेम सीन हुआ। लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए और राजपक्षा जो चाइना के क्लोज थे उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। अब नेपाल में भी वही सीन, एक छोटा ट्रिगर, एक बड़ा ब्लास्ट और फिर एक ही रात में ओली की सरकार गिरा दी गई। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या सच में इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ या आप मुझे कमेंट्स में बताइए। लेकिन अब बड़ा मुद्दा ये है कि इंडिया को इस पैटर्न से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो नेपाल और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक ही लाइन वायरल हुई, इफ नेपाल्स यूथ कैन राइज व्हाई नॉट इंडिया। ये डेंजरस है क्योंकि यूथ का फ्रस्ट्रेशन इंडिया में भी है बेरोजगारी, करप्शन, नेपोटिज्म, इनइक्वालिटी को लेके। अगर इनको टैकल नहीं किया गया तो कोई भी छोटी सी चिंगारी एक दिन बड़े ब्लास्ट में बदल सकती है। पहली सीख भारत के लिए यह है कि पब्लिक सेंटिमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। ओली सरकार की सबसे बड़ी गलती ये थी एरोगेंस। उन्होंने बोला था 2-4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या। ये लाइन नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इंडिया की लीडरशिप को याद रखना होगा कि एक छोटी सी
इनसेंसिटिव स्टेटमेंट भी लाखों लोगों के गुस्से को एम्पलीफाई कर सकती है। सोशल मीडिया के जमाने में आवाज दबाने का मतलब है रिवोल्ट को इनवाइट करना। दूसरी सीख है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। नेपाल और बांग्लादेश का कॉमन फैक्टर था चाइना के साथ क्लोजनेस। डीप स्टेट हर उस गवर्नमेंट को टारगेट करता है जो बीजिंग के कैंप में जाता है। इंडिया की पोजीशनिंग यूनिक है। हम एक तरफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, लेकिन अगर कल को कोई भी पॉलिसी वॉशिंगटन के खिलाफ गई तो हमें भी टारगेट किया जा सकता है, और इसके लिए सबसे इजी वेपन होगा यूथ प्रोटेस्ट। तीसरी सीख, एनार्की से किसी को फायदा नहीं होता, सिर्फ डीप स्टेट को होता है। हिस्ट्री उठाकर देखो, चिले में एलांडे की सरकार गिरा दी गई, उसके बाद क्या हुआ? क्या आम लोग खुश हो गए? नहीं। पिनोशे ने डिक्टेटरशिप थोप दी, प्रेस को सेंसर कर दिया और हजारों लोग गायब हो गए। श्रीलंका में राजापक्षा के गिरने के बाद क्या इकोनॉमी सडनली इंप्रूव हो गई? बिल्कुल नहीं, अब भी क्राइसिस है। बांग्लादेश में शेख हसीना के गिरने के बाद क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या पर कैपिटा इनकम $40,000 हो गई? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई। मतलब एक गवर्नमेंट गिराकर दूसरी लाना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि नए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इस प्रोसेस में फायदा होता है डीप स्टेट को, जो अपने पपेट को कुर्सी पर बैठाता है। इसलिए इंडिया के लिए जरूरी है कि अपने इंटरनल इश्यूज, बेरोजगारी, करप्शन, इनइक्वालिटी को एड्रेस करें, और साथ ही यूथ को समझाए कि असली चेंज सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम से आता है, ना कि सड़कों पर आग लगाने से। वरना जो सीन नेपाल ने बना वो कल को दिल्ली या मुंबई में भी रिपीट हो सकता है। सीधी बात यह है कि अगर किसी देश का युद्ध ठान ले तो वो बड़ी से बड़ी सरकार और बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस को घुटनों पर ला सकता है, लेकिन इस पावर का फायदा तभी है जब इसे अच्छे काम के लिए यूज किया जाए। अगर इस वीडियो से 1% लोग या पॉलिटिशियन को समझ आता है कि हमें किस तरफ ध्यान देना चाहिए, तो मैं उसको अपनी जीत मानूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।